करते हैं, इसके बाद पॉलिटिकल लोगों का सिलसिला शुरू करेंगे। विवेक जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका अनुभव क्या कहता है कि ये दिल्ली का ब्लास्ट है, ये किस तरह से भारत में हुए दूसरे आतंकवादी घटनाओं से अलग है और ये हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज है, और अब सिक्योरिटी एजेंसीज इससे कैसे निपटेंगी? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा कि ये एजुकेटेड जो स्लीपर सेल है ये देश का पहला है। इसके पहले कम से कम 15-20 ऐसे स्लीपर सेल्स से मैं रूबरू हो चुका हूं या उन्हें मैं देख चुका हूं इसी देश में ब्लास्ट करते हुए या टेरर एक्टिविटीज करते हुए। चलिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर के जाता हूं। अब्दुल सुभान कुरैशी आप तो जानते होंगे, वो डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स था। एजाज अहमद मिर्जा था, वो बी किया हुआ था। डॉक्टर जफर इकबाल सलापुर था, बाकायदा एमबीबीएस की डिग्री हासिल किया हुआ व्यक्ति था। डॉक्टर जली संसारी, जिसको कि 90s के वक्त में हम लोग डॉक्टर बॉम्ब के रूप में पहचानते थे, और उसने करीब करीब 18 बम कांड करवाए थे पूरे देश में, जिसमें से बंबई में उसने कम से 4 या 5 करवाए थे। और डॉक्टर जली संसारी और ये पूरा जो उसका मॉड्यूल था उसके बारे में बहुत ही अंदरूनी तह तक जाकर मैंने किया था और हमने खबरें की थी उसके बारे में। फिर डॉक्टर शहनवाज है, जो कि खुद यूनानी डॉक्टर था। डॉक्टर जाकिर नाइक, जो कि देश से फरार है, और इतना बड़ा उसका जो टेरर मॉड्यूल बस्ट किया जा चुका है। कफील अहमद इंजीनियर था बेंगलोर का। फिर उसके बाद में आपके महमूद मंसूर असगर पीर भाई, ये लड़का तो आप भरोसा नहीं करेंगे, देश की वर्ल्ड की एक टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा था, और उसकी सैलरी 4.5 लाख रुपए थी। ये जो इंडियन मुजाहिदीन का सिलसिला अभी बता रहे थे, वो उस कंपनी के लिए, उस इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करता था। और उसके पिता के पक्ष में और ननिहाल के पक्ष से या उसकी माता जी की तरफ से, दोनों की तरफ से तकरीबन 125 लोग डॉक्टर थे। और पुणे का ये जो परिवार है, ये डॉक्टर्स का इतना मशहूर और इतना नामचीन और इतना ही इज्जतदार खानदान है। उनका ये जो इंजीनियर बेटा है, वो इस पूरे उसमें शामिल था, जिसकी मतलब मॉड्यूल तो सर पुराना है, बस लोग नए हैं। यासीन भट्टल भी है। हाँ बिल्कुल, देखिए मॉड्यूल्स नया है, ये मॉड्यूल्स पुराने नहीं है। ये सब मॉड्यूल्स जो है, इनको काम करने का एक सेटअप होता है, तरीका होता है। जैसे अंडरवर्ल्ड में और टेरर एक्टिविटीज करने वालों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि टेररिज्म की जो घटनाएं हैं उनको मैं पिछले 3 दशक से पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, और हर जगह पर हम उसकी खबरें करने के लिए पहुंचते रहे हैं। कारगिल से लेकर के ताज अटैक तक मैंने बहुत सारे केसेस इन्वेस्टिगेट किए हैं। जैसे सूरत का और अहमदाबाद का कांड था, या पुणे का जो जर्मनी डेकरिक वाला कांड था। मैंने ये चीज पाई है कि आतंकवादी जो है अपने ये अलग अलग ऐसे मॉड्यूल्स तैयार करते रहते हैं, उनको स्लीपर सेल्स के रूप में समाज के अंदर तैयार करके छोड़ देते हैं। हो सकता है कि ये 5 साल तक एक्टिवेट ना हो सकता है कि 20 साल तक एक्टिवेट ना हो। इनमें से कौन कब रेडिकलाइज हुआ था, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन में उनकी पूछताछ में सामने आएगा। अब जैसे आपके सिमी का एक ग्रुप था, जो कि बच्चों और महिलाओं के लिए उन्होंने बनाया था, उसका नाम था शाहीन ग्रुप। शाहीन ग्रुप में सिर्फ लड़कियों को और पढ़ी लिखी लड़कियों को ही उन्होंने अपने टेरर मॉड्यूल का हिस्सा बनाया था। उसमें से 2 लड़कियां जो है वो खंडवा की थी, दोनों सगी बहनें थी, और बाद में फरार हो गई और कुछ समय बाद में वो भी पकड़ी गई थी। तो ये जो पढ़े लिखे बच्चों को, जो यूथ को रेडिकलाइज करने की या उनके दिमागों की जहर खुरानी करने की जो ये प्रैक्टिस है, ये आज की नहीं है, पिछले 30 साल। तो सर, ये जो दिल्ली का ब्लास्ट हुआ है, इसको आप दूसरे आतंकवादी घटनाएं जो इस देश में हुई, क्या उससे अलग मानते हैं, या फिर ये उसी प्रकार की घटना है? चैलेंज तो नया नहीं है, लेकिन हमें इसे न्यूट्रलाइज करना होगा। निश्चित तौर पे न्यूट्रलाइज करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, बीच में एक ये मुद्दा उठा था कि 9/11 का जो सिलसिला हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो
जी। प्लेन से अटैक हुए थे और उसमें इतनी जनहानि और धनहानि हुई थी। तो आखिरकार क्या वो इंटेलिजेंस फेलियर था या क्या वो इंटेलिजेंसिया फेलियर था? मैं बताता हूं आपको कि वो दोनों का ही फेलियर था। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अमेरिका ने जो एक सबसे बड़ी गलती की थी, वही गलती अब भारत दोहरा रहा है। अमेरिका ने 9/11 के हमले के ठीक पहले पिछले 10-15 सालों में अपनी जो इंटेलिजेंस का की ताकत थी, उसको पूरी तरीके से डिजिटलाइज कर दिया था, उसको पूरा का पूरा नेटवर्क बेस्ड कर दिया था। ह्यूमन जो नेटवर्किंग है, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है, वो उनके यहाँ पर महज 5-10% बची रह गई थी। और यही जो गलती है, ये हिंदुस्तान दोहरा रहा है। उस घटना से हमने सीख नहीं ली और हमने भी यही चीज करनी शुरू कर दी। हमारे जो धरातल पे जमीनी स्तर पे काम करने वाले हमारे जो एजेंट थे, फुट सोल्जर्स थे, जो हमारी रॉ के, आईबी के, सीबीआई के या अन्य एजेंसियों के, और खास तौर से हमारे जो इंफॉर्मेंट्स का जो नेटवर्क है, वो बुरी तरह से टूटता और छींचता चला गया है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं आप ये होती कहना हैं। चाहते मैं हैं कि आपको जो बता- इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, इसको भारत को बहुत स्ट्रेंथन करने की जरूरत है? निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि उसको सिर्फ आपको साइबर सिक्योरिटी और साइबर इंटेलिजेंस पे ध्यान नहीं देना होगा। एग्जैक्टली। आपको टेक्निकल इंटेलिजेंस के आगे जाकर के अब दोबारा आपको आज से 50 साल 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी टेक्निक्स पे ही ध्यान देना पड़ेगा। जब तक आप धरातल पे इंसानों के बीच में इंसानों की घुसपैठ करवा करके और इन लोगों के बीच में घुसपैठ नहीं करेंगे, तब तक इस तरह तो की आप ये सर घटनाएं मानते होती हैं कि रहेंगी। दिल्ली का ब्लास्ट एक संदेश देने की कोशिश है? बहुत जल्दबाजी होगी ब्रजेश जी इस समय इस बारे में कहना, क्योंकि अभी तक तो इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। जी। और इस तरह की घटना जो है, ये 3-4 दिनों के पीछे की घटनाओं को देखते हुए अगर चला जाए, तो बहुत ही मुश्किल मुद्दा है इस समय किसी तरह के संदेश देने और लेने जी, की बात थैंक यू सर। करने का। प्लीज हमारे साथ लेकिन कंटिन्यू रहिएगा। मैं पीके सहगल